हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, व्यू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स की प्रस्तुति सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग सर्कस। लेखक हैं जिसके अनुपम सिन्हा जी। सर्कस संसार से अलग एक दूसरा संसार। इसी संसार में पैदा हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव और इसी संसार में मरेगा सुपर कमांडो ध्रुव। बदलते समय के साथ साथ मनोरंजन के नए नए साधन हमारी जिंदगी में आते जा रहे हैं, जैसे वीडियो गेम, कॉमिक्स, केबल टीवी और उन नए-नए सुविधाजनक, लुभावने और चमकदार साधनों के सामने फीके पड़ते जा रहे हैं मनोरंजन के परंपरागत साधन जैसे सर्कस। एक रहस्यमय संसार। आप निश्चित रहिए, यह शहर आपके काम की शुरुआत के लिए एकदम उपयुक्त रहेगा। यह तो मैं तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़कर वैसे भी जान चुका हूँ, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी है अय्यप्पा। मैं सर्कस के इस तंबू से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। और मेरा अभियान सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि इस सर्कस को देखने शहर के प्रभावशाली व्यक्ति के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएँ, क्योंकि मेरे प्रभाव का घेरा अभी इस सर्कस की बाउंड्री तक ही सीमित है, ऐसा ही होगा। तुम्हारी साँसें चलते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसा ही हो, लेकिन उसी समय सर्कस का सामान लगाते व्यस्त लोगों के बीच यही मौका है। इस वक़्त कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उस दुष्ट की योजना को कभी कामयाब नहीं होने दूँगा। मैं उससे सीधी लड़ाई में तो कभी नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि बदनामी और जनता के विरोध के कारण सर्कस को यह शहर छोड़ना कर मजबूर होना पड़े और सर्कस का मालिक अयप्पा भूखा मर जाए। पिंजरा खुलते ही एक तेज दहाड़ ने पूरे सर्कस के वातावरण को पहले गूंजा दिया और फिर स्तब्ध कर दिया। यह क्या? बब्बर पिंजरे के बाहर कैसे आ गया? यह तो पागल तीर है। हाँ, इसको तो शो के लिए भी निकाला नहीं जाता है। भागो यहाँ से। दहाड़ की आवाज़ अंदर तक पहुँची थी। ये कैसी आवाज़ है अय्यप्पा? यह तो बब्बर के दहाड़ने की आवाज़ थी और वह सिर्फ़ तभी दहाड़ता है जब वह पिंजरे से बाहर निकलता है। तो रोको उसे मूर्ख! मैंने मेयर पर अपना प्रभाव डालकर सर्कस को शहर के बीचों-बीच वाले मैदान पर लगाया है और वह इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा शो देखने आएँ, इसलिए नहीं कि एक पागल शेर शहर में जाकर तबाही मचाए और हमको यहाँ से तंबू उखाड़ना पड़े। मुझे आभास हो रहा है कि बब्बर सर्कस की बाउंड्री के बाहर निकल चुका है और मेरी शक्तियाँ उस बाउंड्री के बाहर काम नहीं कर रही हैं। पर बब्बर भी तो तुम्हारे कंट्रोल में था। उसका दिमाग अभी भी मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अब मैं उसको यहाँ से बैठा-बैठा संचालित नहीं कर सकता हूँ। जाओ और रोको उसे। लेकिन बब्बर तब तक शहर सर्कस का मैदान पार करके बाहर निकल चुका था। एक पागल शेर राजनगर में खुला घूम रहा था और इसी दौरान देखो ध्रुव, यह है मेरे मेटल मैग्नीफायर का कमाल। यह एक आम आदमी की मानसिक तरंगों को भी इतना शक्तिशाली कर सकता है कि वह पानी भरा गिलास मानसिक तरंगों से उठा सके। और अगर इसका इस्तेमाल कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसके पास पहले से ही मानसिक शक्ति है, तो वह मानसिक तरंगों से पूरी बिल्डिंग तक उठा सकता है, नदी के पानी का रुख मोड़ सकता है और पहाड़ तक में सुरंग बना सकता है। कमाल का आविष्कार है। और यह क्या क्या कर सकता है? हाँ, इसमें किसी के दिमाग को वश में करने की ताकत भी है, किसी के भी। इस बारे में मेरा प्रयोग अभी अधूरा है और उसी के लिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति पर इसका क्या असर होता है। और तुमसे ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति मेरी नज़र में नहीं है ध्रुव। और अब मैं तुम्हारे मस्तिष्क को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूँगा और तुम उसका विरोध करना। ठीक है प्रोफ़ेसर वर्मा, मैं तैयार हूँ। आप प्रयोग शुरू कीजिए। प्रोफ़ेसर वर्मा की मानसिक तरंगें मेटल मैग्नीफायर से होती हुई ध्रुव के मस्तिष्क को भेदने लगी। लेकिन कुछ हुआ ध्रुव? नहीं प्रोफ़ेसर, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। एक घुर्राहट ने ध्रुव को बात बीच में ही रोकने पर मजबूर किया। अरे! यह शेर यहाँ कहाँ से आ गया? उफ़! यह ज़रूर सर्कस से भागा हुआ होगा। यह है शहर के बीच के में सर्कस लगाने का कमाल। शेर स्कूल के बच्चों के सामने दहाड़ रहा था। अब वह उस स्कूल के बच्चों पर कूदने जा रहा है। प्रोफ़ेसर, आप अपने मानसिक यंत्र से इस शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शेर के मस्तिष्क पर पहले से ही किसी मानसिक अवरोध लगा हुआ है। क्या मतलब आपका? मतलब इस शेर का दिमाग पहले से ही किसी और के कंट्रोल में है। तब तो मैं ही इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। इधर शेर ने मासूम बच्चों पर छलांग लगाई
और ध्रुव ने खिड़की से शेर पर छलांग लगाई। दोनों के शरीर हवा में ही एक दूसरे से टकराए और दोनों दूर जा गिरे। ध्रुव भैया, अब तो मुझे शेर से भी डर नहीं लग रहा है। ध्रुव भैया, इस शेर को पीटो। यह हमको डरा रहा था। बच्चों, धीरे धीरे चलकर उस गली में घुस जाओ। देखना, भागना मत तुम। मैं इस शेर से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अरे, इस पर मेरे बहलाने फुसलाने का कोई असर नहीं हो रहा है और इसकी गुर्राहट में पागलपन भी झलक रहा है। सर्कस वाले इसको पकड़ने आते ही होंगे। मेरा काम इसको तब तक किसी पर हमला करने से रोकना है। सड़क पर ट्रैफिक अपने आप रुक चुका था, लेकिन आदत से मजबूर गाड़ी वालों के हाथ हॉर्न पर दबते ही जा रहे थे और शेर इस हॉर्न की आवाज से बौखला रहा था। और अगले ही पल सबके चेहरों पर दहशत फैल रही थी। साक्षात मौत उनके सामने से दौड़ती हुई करीब आ रही थी। ओह! यह तो गाड़ियों की तरफ भाग रहा है। मैं इतनी जल्दी उस तक नहीं पहुंच सकता हूँ। कार के शीशे बंद कर पाने तक का समय नहीं मिला। दहशत के कांपते उन हाथों को मौत के जबड़े उस बदनसीब की खोपड़ी पर कस गए थे। एक पल बाद ही भय से फटी हुई आंखें हमेशा के लिए फटी रह जाती, अगर अगर कोई बीच में आकर उसकी जिंदगी की रेखा को लंबा ना कर देता। अरे, यह लड़की कौन है? गजब की साहसी है। जिस शेर को देखकर ही लोगों के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, उसे यह मुकाबला कर रही है। कुछ भी हो, इसने मुझे यह मौका दिया है कि जिसकी मुझे तलाश थी। अगले ही पल ध्रुव शेर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। शेर तड़प कर सीधा हुआ तो अब ध्रुव उसकी पीठ पर सवार था। बेल्ट खुलकर उसके हाथों में आ चुकी थी और उस बेल्ट का फंदा शेर की गर्दन पर कस चुका था। सर्कस वाले भी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। अरे, यह लड़का कौन है? बब्बर की सवारी कर रहा है। उफ! अब हम बब्बर को जाल में भी नहीं पकड़ सकते हैं। जाल डालेंगे तो यह लड़का भी बब्बर के साथ ही कैद हो जाएगा जाल में। बब्बर का दम घुट रहा था। अब उसके पागल दिमाग में भय ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उसको नजर आया घर और वह था उसका पिंजरा। वह लपका पिंजरे में जा घुसा। वह भागकर छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसकी गर्दन अब आजाद हो चुकी थी और पिंजरे का दरवाजा बंद हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बब्बर को बिना जाल डाले पिंजरे में वापस लाया गया हो। कमाल हो गया। बब्बर तुमसे डर गया है? यह तुम्हारी सर्कस का शेर है? इस पागल शेर को खुला क्यों छोड़ा था तुम लोगों ने? ध्रुव की आंखों में छलका क्रोध देखकर गला सूख गया सामने वाले का। वह गलती से छूट गया था ध्रुव। ध्रुव को एक आवाज सुनाई दी। कौन? हेलो मिस्टर ध्रुव। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी अनजान ने ध्रुव से हाथ मिलाया। टिंगू, जुपिटर सर्कस का सबसे मशहूर जोकर। जरा सा दिमाग को झटका दो, सब याद आ जाता है। पहचान लिया ना? टिंगू के मिनी शोकर से बिजली का झटका खाकर बड़े बड़ों की याददाश्त वापस आ जाती है। सुपरस्टार ध्रुव, तुम अभी सर्कस में काम करते हो? हाँ, पेट छोटा ही सही, लेकिन पालना तो पड़ता ही है। अब तो अपनी रोजी रोटी मरकरी सर्कस से ही चलती है। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? नताशा, तुम यहाँ पर? तुम्हारी शेर से मुठभेड़ की खबर पुलिस को किसी ने फोन पर दी। ओह! वह ज़रूर प्रोफ़ेसर वर्मा ने की होगी। वह खबर तुरंत हमारे इंडियन टाइम्स के ऑफ़िस में भी आ पहुँची और अब मैं उस खबर को कवर करने के लिए निकली हूँ। अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, ताकि मेरा आर्टिकल पूरा हो जाए। 1 मिनट नताशा। अच्छा टिंकू, फिर मिलते हैं तुमसे। अब मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, जिसने शेर का सामना किया था। अरे! शेर के हटते ही ट्रैफ़िक चालू हो गया और उस लड़की का नामो-निशान तक नहीं है। पर वह आखिर थी कौन? ध्रुव उस वक़्त तक यह नहीं जानता था कि बहुत जल्द ही उसकी मुलाकात उस लड़की से फिर होने वाली है। और फिर तुम्हारा इंटरव्यू तो टेप हो गया ध्रुव। अब मेरा आर्टिकल अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए मुझे सर्कस जाकर वहाँ भी कुछ पूछताछ करनी है और उसके बाद मैं ऐसा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखूँगी कि सर्कस वालों की ऐसी-तैसी हो जाएगी। तुम देखना, मैं इस सर्कस को शहर से दूर जाने के लिए मजबूर कर दूँगी। बेस्ट ऑफ लक नताशा। ऐसे बेस्ट ऑफ लक नहीं, तुम क्या मेरे साथ मरकरी सर्कस चलना होगा। सर्कस पर ऐसा धुआंधार आर्टिकल लिखने के लिए मुझे एक जानकार आदमी की ज़रूरत भी है और सर्कस के बारे में तुमसे ज़्यादा जानकार आदमी मुझे और कौन और कहाँ मिलेगा? आखिर तुम सर्कस में ही तो पैदा होकर पले-बड़े हो ना? नताशा की जिद ने ध्रुव को मजबूर किया। एक बात तो बताओ ध्रुव, तुम यहाँ पर शेर से लड़ने के लिए कैसे पहुँचे? बस सहयोगी समझो नताशा। प्रोफेसर वर्मा ने मुझे किसी को भी उस मानसिक यंत्र के बारे में बताने से सख्त मना किया है। उसने बब्बर को वापस पिंजरे में बंद कर दिया। अपना प्लान टाइम फेस हो गया। मेरे पास एक नहीं कई प्लान है टिंकू। और अगर ध्रुव ने मुझे रोकने की कोशिश की तो वह भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाएगा उधर सर्कस में। आपका प्लान फेल हो गया सर। इससे पहले कि बब्बर किसी को नुकसान पहुंचाता, ध्रुव वहां पहुंच चुका था। नताशा और ध्रुव मरकरी सर्कस पहुंचे। ओह, आप जर्नलिस्ट हैं? ओह, मैं सर्कस का मालिक अयप्पा हूँ। आप मेरे साथ मेरे
टोरर केबिन में आइए। मैं आपको आपके हर सवाल का मुकम्मल जवाब दूँगा। तुम 2 मिनट इंतज़ार करना ध्रुव, मैं अभी आई। शायद ये सर्कस का मालिक तुम्हारे सामने मुझसे खुलकर बात ना कर सके। और ठीक इसी वक़्त, देखो टिंकू, मैदान साफ़ है। फ़िलहाल तो अपना मैदान सफाचट समझिए सर। अभी रुकिए ज़रा, सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर आया हुआ है। यह तो और अच्छा टिंकू, अगर उसकी आँखों के सामने ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाए तो वह भी इस सर्कस के खिलाफ हो जाएगा। तुम देखो कि इलेक्ट्रॉनिक केबल तक जाने का रास्ता साफ है या नहीं है। साफ है, समझिए आप। वैसे भी इस सर्कस में कोई और किसी पर ध्यान नहीं देता है। आप मेरे साथ आइए। हाँ, मिस नताशा, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी घटनाएं तो सर्कस में रोजमर्रा के हादसे हैं। इससे यह अंदाजा लगाना गलत है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। अगर एक पागल शेर को सर्कस से भागकर शहर में जनता पर हमला करना रोजमर्रा का हादसा है तो बेहतर यही होगा कि सर्कस को आबादी से दूर किसी स्थान पर और लगा दिया जाए। अगले ही पल नताशा को अपने दिमाग में गर्म चाकू से घुसते हुए महसूस हुए। उसका अंग अंग कांप उठा। और ठीक इसी दौरान यही मौका है। इलेक्ट्रॉनिक रूम में इस वक्त कोई नहीं है। अब मैं ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ाता हूँ, उसके बाद तू तमाशा देखना टिंगू। हाथों की पूरी ताकत ने कनेक्टर को खींचा और ओवरलोड होते ही ट्रांसफार्मर एक धमाके के साथ उठा। ओह! शायद सर्कस में कहीं शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर फट गया है और उसने उस मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। अरे बचाओ! आग लग गई है, चारों तरफ यही पुकार थी। ओफ! लगता है नीचे से छत पर जाने वाला सीढ़ियों का पूरा रास्ता आग ने घेर लिया है और वह लड़का ना ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। इस इमारत के अंदर पहुंचने का और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। ख्यालों में डूबे ध्रुव को टनटनाहट की एक आवाज ने जगाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर आ चुकी थी। जल्दी कीजिए, सीढ़ियाँ लगाइए, मैं ऊपर जाकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप लोग आग बुझाने का इंतजाम कीजिए। यह सीढ़ी वाली गाड़ी नहीं है ध्रुव, हम लोगों को जल्दी में जो गाड़ी मिली, वही लेकर हम आ गए हैं। उफ़! अब क्या होगा? घबराओ मत, हम लोग आग बुझाने का प्रयास करते हैं। तब तक तो आग उस बच्चे तक पहुँच जाएगी और वह डर के मारे नीचे भी नहीं कूद रहा है। मैं गाड़ी की छत पर चढ़कर छलांग लगाकर उस खिड़की तक पहुँचने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं इतनी ऊपर छलांग नहीं लगा सकता हूँ। अगर छलांग लगाते वक्त मुझे जरा सा और धक्का मिल जाए तो मैं उस खिड़की तक। 1 मिनट रुकिए, मिल गया रास्ता। मेरी बात ध्यान से सुनो आप सभी। अगले कुछ क्षणों बाद ध्रुव फायर ब्रिगेड की गाड़ी की छत पर खड़ा जा। रेडी, 1 2 3। ध्रुव का बदन एक शक्तिशाली छलांग में हवा में लहराया और ठीक इसी पल हर पाइप से निकली पानी की मोटी धाराएं उसके बदन से टकराई और पानी की तेज और सम्मिलित धाराओं के प्रेशर में ध्रुव को खिड़की तक उछाल दिया था। मम्मी, बच्चा रो रहा था। डरो नहीं बेटे, मैं तुमको मम्मी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। आओ मेरे साथ चलो। और कुछ ही पलों बाद वह बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित था। थैंक यू ध्रुव, तुमको तुमने हमको अच्छा सबक दिया है। अब हम लोग हर फायर वैन में सीढ़ी फिट कराकर ही साथ रखेंगे। नताशा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? हाँ ध्रुव, इस सर्कस के बारे में मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। नहीं नताशा, कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इस शहर में सर्कस के लगते ही लगातार 2 हादसे हो जाना यह बताता है कि सर्कस की कार्यप्रणाली में कुछ गड़बड़ है। ये मामूली हादसे हैं ध्रुव, सर्कस में होते रहते हैं। नहीं नताशा, ऐसे हादसे शायद कई सालों में एक बार होते हैं। मैं अपना दिमाग भी रखती हूँ ध्रुव, मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम। सर्कस एक बहुत अच्छा मनोरंजन है और इसको हर आदमी को देखना चाहिए। यही मेरा दृष्टिकोण है और यही मैं अपने आर्टिकल में लिखूंगी। अब तुम मुझे छोड़ने चल रहे हैं या मैं टैक्सी पकड़ कर जाऊं? ये नताशा को क्या हो गया है? इंटरव्यू लेने के बाद तो यह बदल ही गई है। खैर जाने दो, चलो चलता हूं मैं। और फिर ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। ओह! आपको क्या हुआ मिस्टर ध्रुव? पिटाई खाकर आए हो? सुबह सुबह शेर को सवा शेर मिल गया क्या? शेर नहीं, लेकिन शेर जरूर मिल गया था। शेर? सचमुच का शेर? तुमको डर नहीं लगा? लगा था। और उस वक्त मुझे अपनी बहादुर बहन श्वेता की याद आ गई। और अगर वह वहां पर होती तो शेर को उसको देखकर भी डर से मर जाता। ओह! शेर शेर वेर को पकड़ना मेरे दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का काम है। और वह शेर आया कहाँ से था? मरकरी सर्कस से भाग कर आया था। सर्कस? सर्कस लगा है? तुझे सर्कस अच्छा लगता है? देखने जाएगी? अच्छा तो लगता है, लेकिन तुम्हारे रहते सर्कस जाने की क्या जरूरत है? दिन भर घर में ही फ्री के तमाशे देखने को जो मिल जाते हैं। ठहरो, अभी बताता हूँ तुझे। मम्मी बचाओ। मम्मी तो घर पर नहीं है। पापा बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाएगा तुझे। आज तो तेरी पिटाई होकर ही रहेगी। क्या हो गया? तभी
श्वेता के पापा ने प्रवेश किया। पापा पापा, भैया से मुझे बचाओ। बाहर से पिटकर आता है, घर में मुझ पर रोब झाड़ता है। अच्छा, किसने पीट दिया तेरे भैया को? जरा मुझे भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा सूरमा पैदा हो गया जो मेरे बेटे का बाल भी टेढ़ा कर सके। सूरमा नहीं, शेर था पापा, शेर। शेर? क्या हुआ था ध्रुव? ध्रुव आईजी राजन को प्रोफेसर वर्मा और उसके मानसिक यंत्र की बात छोड़ सारी घटनाएं बताता चला गया। लेकिन तुम तो शेरों से बात कर सकते हो। वह शेर मेरी बात नहीं समझ रहा था। मुझे आभास हुआ कि उसका दिमाग किसी के कब्जे में है। आश्चर्य। और वह सर्कस का ट्रांसमीटर कैसे उड़ा? वह मुझे नहीं पता। और यानी सर्कस की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। मुझे एक और बात समझ में नहीं आई, और वह यह है कि मेयर साहब ने इस मैदान पर सर्कस लगाने की अनुमति क्यों दी? यह मैदान तो लोगों के घूमने और खेलने के लिए होता है। मैं मेयर साहब से इस बारे में बात कर चुका हूँ, पर मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। खैर, अभी मैं खुद सर्कस जाता हूँ और वहां पर जाकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को अच्छी तरह से चेक करता हूँ। दोनों में से किसी का भी ध्यान श्वेता पर नहीं था। एक पागल से किसी दूसरे के मानसिक कंट्रोल में, ऐसा कभी नहीं सुना है। अब चंडिका को बीच मैदान में कूदना ही पड़ेगा। कमांडो फोर्स का हेडक्वार्टर। हेलो करीम। हेलो कैप्टन, क्या बात है? जनरेटर क्यों चला रखा है? बिजली नहीं आ रखी है क्या? यहाँ ही नहीं, बिजली आसपास के किसी भी एरिया में नहीं है। ऐसा क्यों? मरकजरी सर्कस को जिस लाइन से बिजली सप्लाई की जा रही थी, उसमें कुछ खराबी आ गई है। हाँ, उस लाइन पर एक ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ठीक पता है तुमको। उससे पावर लाइनों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब सर्कस को हमारी लाइन की बिजली सप्लाई की जा रही है। कमाल है। कई जरूरी कामों को छोड़ सर्कस को बिजली दी जा रही है, और इस तरह के निवासी अंधेरे में बैठे रहेंगे। हाँ, लगता है कि सर्कस वालों को राजनगर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एसोसिएशन पर काफी प्रभाव है, वरना ऐसा नहीं होता। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले इस पार्क में सर्कस लगाने की इजाजत मिलना, फिर शहर की बिजली काटकर सर्कस को बिजली देना। अब आगे क्या क्या होगा? मैं भी चाहता हूँ कि सर्कस को सुविधाएं दी जाए, लेकिन यह तो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। कहीं पर कुछ गड़बड़ है। मुझे मरकरी सर्कस की छानबीन अब करनी ही होगी। और उस शाम राजनगर में सर्कस का पहला शो शुरू हुआ, और साथ ही शुरू हुआ एक नया हंगामा। हेलो हेलो करीम। मैं उफ पीटर। पीटर को क्या हुआ है? वह कर रहा क्यों रहा है? यह पूर्वी राजनगर की गश्त पर गया था। रेनू भी उसके साथ थी। कुछ गड़बड़ हो गई है पीटर। मैं कैप्टन। क्या हुआ? तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं लोधी चौक पर था। गुंडों ने हम पर हमला किया। रेनू अभी उनको रोकने गई हुई है, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएगी। ओफ। आज तेरी कहानी खत्म होकर रहेगी। पहले हम कमांडो फोर्स को खत्म करेंगे, और फिर तेरे कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव को खत्म करेंगे। कमांडो फोर्स को तुम जैसे नाली के कीड़े कभी नहीं चाट सकते हैं। और अब मैं पहले तेरी खोपड़ी को ही फोड़ूंगा छोकरी, फिर तेरे दोस्त की खोपड़ी को उड़ाऊंगा। लगा खोपड़ी का निशाना उस्ताद। ट्रिगर पर उंगली दबने को बेताब हुई, और वो बेताब ही रह गई थी। घटनास्थल पर आ चुका था सुपर कमांडो ध्रुव। कैप्टन, आप? अपने कैप्टन की उपस्थिति में कमांडर रेनू के रगों में दौड़ते खून को एक बार फिर खोला दिया था, और फिर लड़ाई खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगी। ओह, पीटर को गोली लग गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है रेनू? मैं और पीटर कमांडो वैन में इस इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी हमने इन गुंडों को खुलेआम हथियार लेकर घूमते देखा। आश्चर्य की बात तो ये थी कि आमतौर से गश्ती पुलिस से भरे हुए इस इलाके में एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। और ये बात शायद इन गुंडों को भी पता थी, क्योंकि इनके हौसले काफी बुलंद थे। हमारे ललकारते ही इन लोगों ने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पीटर ने आगे बढ़कर इनका सामना किया। दो गुंडों ने उसे गिरा दिया, पर एक गोली उसकी बाह में लगी। तब मैंने गुंडों का सामना किया, और पीटर ने कमांडो हेडक्वार्टर से संपर्क किया। आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। कमाल है, इस इलाके के सारे पुलिस वाले कहाँ चले गए हैं? चलो, गुंडों और पीटर को वैन में चला दो। पहले गुंडों को पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे, फिर पीटर का इलाज कराएंगे। कमांडो हेडक्वार्टर पर पहुंचने पर ध्रुव को एक और झटका देने वाली खबर मिली। हाँ ध्रुव, हमारे ट्रांसमीटर पर कोई लूट-पीट की घटनाएं आ चुकी हैं। इस पूरे इलाके में एक भी पुलिस वाला नहीं है। क्या कहा? तो आखिर ये सब पुलिस वाले गए कहाँ हैं? जवाब आईजी राजन के पास था। कमाल है। ये ऑर्डर किसने दिया? वे जवान सर्कस की सुरक्षा व्यवस्था और के लिए तैनात किए दिए गए हैं। सर्कस को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, और ये ऑर्डर मैंने ही दिया है। आपने? आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? पुलिस न होने से जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उनको पुलिस की ज्यादा जरूरत है। मुझसे बहस मत करो ध्रुव। मैं जहां पर चाहूंगा पुलिस को वहीं पर तैनात करूंगा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। पापा को क्या हो गया श्वेता? ये तो ऐसे कभी नहीं बोलते हैं, पता नहीं। मरकरी सर्कस से लौटने के बाद पापा का व्यवहार बदल गया है। मरकरी सर्कस? नताशा का व्यवहार भी ऐसे ही बदल गया था, पर क्यों? सर्कस जाकर इनके दिमाग को क्या हो गया है? दिमाग?
उस पागल बब्बर शेर का दिमाग भी किसी के कब्जे में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्कस में कोई सर्कस जाने वालों के दिमाग को कब्जे में कर लेता है। बात सोचने में तो अजीबो-गरीब लगती है, पर सारे तथ्य इसी तरफ इशारा करते हैं। मुझे मरकरी सर्कस के अंदर घुसने का अब रास्ता ढूँढना ही होगा। ध्रुव की तमन्ना अपने आप पूरी होने वाली थी। तुम निकम्मे हो या नाकारा हो और बेकार हो, सर्कस को देखने बहुत कम लोग आ रहे हैं। ऐसे तो मेरी योजना पूरी होने में बरसों लग जाएँगे। इसमें मेरी क्या गलती है? सर्कस देखने में अब किसी को दिलचस्पी नहीं है। लोग पुरानी चीज़ें देख-देख कर ऊब गए हैं अब। अब तो वे सिर्फ़ इस सर्कस देखने आएँगे जब उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले खतरनाक खेल देखने को मिलेंगे, और हमारे सर्कस के कलाकार वे खेल ही नहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसे कलाकार को ढूँढो, उनको लाओ। कहाँ मिलेंगे ऐसे कलाकार? कई कलाकार नहीं, सिर्फ़ एक ही कलाकार ये सारे खेल दिखा सकता है, और वह इसी शहर में रहता है। मैं तुम्हारे दिमाग में उसका नाम पढ़ रहा हूँ। उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। यह वही लड़का है ना, जिसने बब्बर को पकड़ा था? हाँ, तो जाओ, उसको किसी भी कीमत पर ये शो करने के लिए राज़ी करो। जाओ जल्दी। ध्रुव तो पहले से ही तैयार बैठा था। सर्कस एक कला है, और यह कला मर रही है। अगर कोई इसे बचा सकता है तो वो सिर्फ़ तुम हो। ठीक है यप्पा साहब, मैं शो करने को तैयार हूँ। यह काम तो बड़ी आसानी से हो गया। इसने तो पैसे तक की बात नहीं की है। अब मैं जान सकूँगा कि मरकरी सर्कस के अंदर की में क्या गड़बड़ चल रही है। रातों-रात पोस्टर छपे और सुबह-सुबह शहर की दीवारों पर चिपक गए थे। वॉव! सुपर कमांडो ध्रुव का शो। ध्रुव सो देगा? मैं तो आज ही अपने पूरे घर को लेकर जाऊँगा। उस रात सर्कस का तंबू खचाखच भरा था, और उससे कहीं ज़्यादा भीड़ सर्कस के तंबू के बाहर थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मरकरी सर्कस आपके चहेते सुपर कमांडो ध्रुव के करतबों से जगमगाएगा, लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव के कारनामों से पहले हम पेश करते हैं इस दुनिया का एक और अजूबा, सुपर मेंटलिस्ट यानी आश्चर्यजनक मानसिक शक्तियों के धारक, यूरी सेलर को। आप लोगों में से जो भी चाहे यूरी की मानसिक शक्तियों का इम्तिहान ले सकता है। यूरी सेलर के मानसिक करतबों के दौरान सबकी निगाहें फटी की फटी रह गई थी। मैं किसी के भी दिमाग को अपने कब्जे में कर सकता हूँ, और अब समय था एक सुपर स्टार को पेश करने का। लेडीज एंड जेंटलमैन और स्वीट स्वीट कुची कुची नन्हे दोस्तों, अब आपके सामने आ रहे हैं आपके चहेते आज तो आपके सुपर कलाकार सुपर कमांडो ध्रुव। तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों से के शोर से सर्कस का पूरा पंडाल हिलने लगा था, लेकिन ध्रुव का दिमाग कहीं और था। यह सो वह रही यूरी सेलर, सर्कस का मेंटलिस्ट। इसके पास वे सारी शक्तियां हैं जो इशारा करती हैं कि वह अपराधी हो सकता है। मुझे इसकी छानबीन अब करनी ही होगी। अपनी इस ड्रेसिंग एंट्री के बाद सुपर कमांडो ध्रुव अब दिखाएंगे झूले पर मौत को चुनौती देने वाली कलाबाजी। फर्क सिर्फ इतना है कि झूले की जगह होंगे सिर्फ दो रिंग, और नीचे जाल की जगह होगी सिर्फ हवा और सख्त फर्श। मैं तो ये करतब दिखा लूंगा, पर इस खेल में एक पार्टनर की भी जरूरत होती है। मेरे साथ ये खेल और कौन दिखाएगा? ये रही मैडम ऋचा। हेलो ध्रुव। अरे, तुम तो वही हो जिसने पागल शेर को सामना किया था। हाँ, ध्रुव। उस वक्त मैं सर्कस में नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी। मेरे पास वक्त नहीं था, वरना मैं रुककर तुम्हारी मदद जरूर करती। शो शुरू हुआ, और दर्शकों के साथ साथ ध्रुव भी आश्चर्यचकित रह गया। कमाल है, यह लड़की तो जबरदस्त कलाबाज है। अंदर जनता ध्रुव और ऋचा के दिल दहलाने वाले करतबों को सांस रोके देख रही थी, और सर्कस के तंबू के ऊपर जब तक यह ध्रुव सो देता रहेगा तब तक भीड़ सर्कस देखने आती रहेगी। इसलिए ध्रुव को मेरे रास्ते से अब हटना ही होगा। हाथों के एक झटके ने रिंग को थामने वाले बंधन खोल दिए, और अंदर बचो ध्रुव। ध्रुव का शरीर हवा को चीरता हुआ पथरीली जमीन की तरफ बढ़ने लगा था। अगले ही पल ऋचा का भी बदन हवा में घूमता हुआ स्टैंड पर जा टिका, और स्टैंड से लटकी रस्सी की सीढ़ी ध्रुव की तरफ झूल गई थी। ध्रुव ने मौत को 1 फुट से मात दी थी। उफ! ऋचा ने मुझे बाल-बाल बचा लिया है। दर्शकों ने इसे खेल का ही एक अंग समझा। कमाल का करतब दिखाया ध्रुव ने। मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। ऐसे खेल देखने को मिले तो मैं बार-बार सर्कस देखने आऊँगा। और शो खत्म होने के बाद अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? सर्कस के अगले कई शो के लिए टिकटें बुक हो चुकी हैं पहले ही। देखने आने वालों के दिमाग तो आपने कब्जे में ले ही लिए होंगे। हाँ, लेकिन ध्रुव का दिमाग मैं अपने कब्जे में नहीं ले सका, और ध्रुव का कोई भरोसा नहीं कि वह कब और कहाँ पर क्या गड़बड़ कर देगा। लेकिन अब मुझे ध्रुव की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव के दिमाग को पढ़कर मुझे एक ऐसी चीज़ का पता चला है कि जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी मानसिक शक्तियों को हज़ारों गुना बढ़ा सकता हूँ, और वह है इस शहर के एक प्रोफ़ेसर द्वारा इजाद किया गया एक मेंटल एम्पलीफायर। और उसको लाने के लिए मैं अपने सर्कस के स्ट्रॉन्गमैन एटलस और निशानेबाज लुई को पहले ही भेज चुका हूँ। ध्रुव का दिमाग पढ़कर मुझे यह भी पता चला है कि वह यहाँ पर मेरा पर्दाफाश करने आया है।
उसको भी चुपचाप खत्म करने का एक रास्ता अब तलाशना होगा। ध्रुव को भरोसा नहीं था कि रिंग का टूटना एक दुर्घटना थी। ये रहा वह रिंग। मुझे पता था कि यह टूटकर स्टैंड पर ही गिरा है और इसको लटकाने वाला होल्डर टूटा नहीं बल्कि खोला गया है। किसने खोला है यह पेच? मुझे मारने की कोशिश कौन कर सकता है? और अरे! एकदम से गर्मी कैसे हो गई है? उफ़! ये आग कैसे हो गई लग गई है? हाँ, आग सुपर मारो ध्रुव। तू रिंग के टूटने से तो बच गया है, पर इस आग से नहीं बचेगा। ओह! तो इसने ढीले किए थे रिंग पर। क्यों? कौन है ये? ये सही कह रहा है, रिंग टूट चुका है। मैं भूल कर भी भाग नहीं सकता हूँ और ना ही कूद कर या उतर कर बच सकता हूँ। और हाँ, अब तू चीता का नज़ारा देख, वह रहा, अब मैं तो गया। उस रहस्यमय बूढ़े ने भागने को कदम बढ़ाए, लेकिन भाग नहीं सका। ओह! ब्लैक कैट यहाँ पर? हाँ, ध्रुव मैं। पहले इस बूढ़े से निपट लूँ। 2-3 सेकंड लगेंगे, उसके बाद मैं तुमको उतारने का इंतज़ाम करती हूँ। पहले मैं ऋचा के रूप में तुम्हारे साथ थी, अब ब्लैक कैट के रूप में हूँ। लेकिन ब्लैक कैट को वह मौका नहीं मिला। जंबो! उफ़! इसकी आवाज़ लगाते ही वह हाथी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहा है और हाथी से भागकर बच पाना असंभव लगता है। कुछ समझ पाने से पहले ही ब्लैक कैट सूंड के शिकंजे में था। ध्रुव हाथी की भाषा में चिंगाड़ा, और उस हाथी पर तो मेरी बात का कुछ असर नहीं हो रहा है। यह हाथी या तो किसी और के बस में या फिर इसकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है। वह बूढ़ा भी भाग रहा है। अब ना तो मैं ब्लैक कैट को बचा सकता हूँ और ना ही मैं खुद बच सकता हूँ। और दूसरी तरफ शहर में यही ऑफिस है उस मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वर्मा का। इसी के अंदर यह यंत्र रखा होना चाहिए। पर दरवाजे पर तो बहुत मजबूत ताला लगा है। ताले को खोलना तो मैं अभी जानता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खोलना मुझे आता है। स्ट्रॉन्गमैन एटलस के एक ही वार ने दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए थे। अब देखो कि वह यंत्र कहाँ पर रखा हुआ है। यह रहा वह यंत्र। बड़े आराम से काम हो गया अपना। वाह! अब निकल लो यहाँ से। अब तुम दोनों स्ट्रेचर पर ही यहाँ से बाहर निकलोगे। ये यंत्र हमको देकर हमारे रास्ते से हट जा छोकरी, वरना मुफ्त में मारी जाओगी तुम। मुफ्त में चंडिका सिर्फ एक काम करती है और वह है पिटाई। अब बोलो, हो तो तुम सर्कस के भागे हुए जोकर, पर यहाँ क्या करने आए थे? बोलो। ध्रुव की पागल शेर से इसी जगह पर लड़ाई शुरू हुई थी। इसी के लिए मैंने इस जगह पर नजर रखने की सोची थी और मेरा सही ठीक निकला। यही वह जगह है और यही वह चीज़ है जो कि झगड़े की चीज़ है। अब मुझे असली बात का पता चला। एटलस के गुस्से ने चंडिका का दिमाग का एक कोना हिला दिया था। अब मैं तेरी खोपड़ी का निशाना लगाऊंगा। उफ! दोनों आंखों के बीच साय चंडिका के माथे की तरफ रिवॉल्वर तन चुकी थी और ट्रिगर धीरे धीरे दब रहा था। और उधर मरकरी सर्कस के अंदर एक रास्ता समझ में आता है। अगर वह काम कर गया तो हम दोनों ही मौत के मुंह से बाहर निकलेंगे। ब्लैक कैट, मैं जो कुछ भी बोलूं उसको वैसे का वैसा ही दोहराना। च्याऊं च्याऊं। हाथी ध्रुव का आदेश समझ गया। हाथी की सूंड खुल गई और ब्लैक कैट आजाद हो गई। यह तो मेरा सोचना सही निकला। इस हाथी के कान कमजोर है। मेरी आवाज इस तक नहीं पहुंच रही थी। अगले ही पल ध्रुव के मुंह से फिर एक चिंगार निकली और ब्लैक कैट ने वैसे ही दोहराया। पलक झपकते ही हाथी की मजबूत सूंड हवा में तन गई थी और साथ ही साथ ध्रुव का बदन भी 25 फुट की ऊंचाई से कूदकर हवा में तैर गया। और कुछ सेकंडों के बाद ध्रुव सुरक्षित जमीन पर था। वह बूढ़ा कौन था ध्रुव? तुमको मारना क्यों चाहता था? यह मुझे नहीं पता, पर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस घटना के पीछे किस आदमी का हाथ है। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई, और वह भी एन वक्त पर? यह जान लोगे तो सारा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। ब्लैक कैट के राज ब्लैक कैट के पास ही रहने दो ध्रुव। और फिर अचानक ध्रुव, आग अपने आप बुझ रही है, पर यह कैसे? मेरे ख्याल से यह मानसिक शक्ति का कमाल है। आओ मेरे साथ आओ तुम। और उसी वक्त उस रहस्य में ट्रोलर केबिन में उस स्टैंड में आग किसने लगाई, यह तो मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि आग का आभास मुझे थोड़ी देर बाद हुआ। वह आग मैंने बुझा दी है। पर अब ध्रुव कहाँ जा रहा है, यह मुझे पता है। यह शख्स ध्रुव खतरनाक होता जा रहा है। इसकी मौत का इंतजाम करना ही होगा। अब इसको मौत वहीं पर मिलेगी जहां पर यह जा रहा है। ध्रुव जिससे टकराने जा रहा है उसको मैं ऐसी शक्तियां दे दूंगा जो ध्रुव की मौत का कारण बनेगी। और मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वर्मा के ऑफिस में उंगली का एक छोटा सा हल्का सा झटका, और दम बाहर। और वह दम तुम्हारा होगा। उफ! यह बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। हाँ, इस गोरिल्ला के गुस्से से मुझे गुदगुदी लगा दी थी। वही हंसी को रोकने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। ओह!
मेरी पिस्तौल? गोरिल्ला? मुझे गोरिल्ला कहते हैं? मैं तुझे दोनों हाथों से चीर डालूँगा। मैं कोई कपड़े का थान नहीं हूँ भाई साहब, जो दोनों हाथों से चीर जाऊँ। देखो, तुम चिल्लाते भी गोरिल्ला जैसे ही हो। तू एक बार चुपचाप खड़ी होकर मेरा घूसा खा ले, फिर तुझे अपने आप पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। आपका घूसा बहुत बड़ा है, खाया नहीं जाएगा, वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। एटलस, मैंने यंत्र को उठा लिया है। अब खामखा लड़ते रहने का कोई फायदा नहीं है। भागो अब यहाँ से। अभी लो, पर पहले इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए तो कुछ काम करता हूँ। चंडिका को बचने में कुछ मिनटों का समय लगा और उसी में लुई और एटलस वहां से बचकर निकल भागने में कामयाब हुए। वह मानसिक यंत्र कहाँ है? उसे मैंने डिक्की में रखे बारे में डाल दिया है। उसने उसे चुपचाप छिपा कर लाने को कहा था। और मरकरी सर्कस में। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे हो? वह भी रात के वक्त में? तुमसे पूछने आया हूँ कि सर्कस में क्या चक्कर चल रहा रखा तुमने? लोगों के दिमाग को वश में करके कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो तुम? षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। वहां से कुछ दूरी पर वह ट्रोलर केबिन ठठाकों से गूंज रहा था। हा हा, मैंने यूरी का दिमाग अपने वश में करके उसको ये अद्भुत मानसिक शक्तियां दे दी हैं, और जो ध्रुव की मौत का कारण बनेगी। और दूसरी तरफ, अरे यूरी, यह तुमको क्या हो रहा है? यूरी? मेरा नाम यूरी सेलर है। मेरी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो लड़के। देख कि तुझे अब क्या होने वाला है। यूरी सेलर की अद्भुत मानसिक शक्तियों का एक दूसरे रहस्यमय स्रोत से और शक्तियां मिलने के कारण विनाशकारियां हो गई थी, और उन विनाशकारी शक्तियों के सामने पड़ने वाले का एक ही हाल होना था, तिनके की तरह उड़ जाना। मानसिक धमाके का ज्यादा असर ध्रुव पर हुआ, क्योंकि वह वार उसको ही निशाना बनाकर लगाया गया था। उठो ध्रुव। ध्रुव, अपने आप को संभालो। उफ, मेरा सिर घूम रहा है। ओह, वह ध्रुव पर दूसरा वार करने जा रहा है। ध्रुव को खींचकर हटाने का वक्त नहीं है। अब ध्रुव को बचाने का एक ही रास्ता है, और सिर्फ एक ही रास्ता है। वह अगले ही पल ब्लैक कैट का बदन उछलकर मानसिक वार और ध्रुव के बीच में आ चुका था। तभी ध्रुव चिल्लाया, ब्लैक कैट! मानसिक वार ब्लैक कैट ने अपने शरीर पर झेल लिए थे। ओफ, यह अचेत हो गई है। यूरी सेलर काफी खतरनाक होता जा रहा है। इसको रोकना ही होगा। तभी ध्रुव ने जंबो को पुकारा, जंबो अटैक! दूर उड़ाता जंबो यूरी को रोकने के लिए आगे बढ़ा। यूरी सेलर अपनी तरफ बढ़ती मौत से बचने के लिए हिला तक नहीं, बल्कि उसकी मानसिक किरणों ने जंबो को अपने घेरे में लेकर जमीन पर पटक दिया था। वार जोरदार था। जंबो गिरते ही बेहोश हो गया। और अब यूरी सेलर एक बार फिर ध्रुव की तरफ मुड़ा। उफ, यह फिर से मुझ पर वार कर रहा है। मुझे इसको यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना इसका कोई वार बेहोश पड़ी ब्लैक कैट को भी लग सकता है। और इसी दौरान मुझे इससे रोकने का रास्ता भी तलाश करना होगा। भाग लड़के, जितना भाग सकता है भाग। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं यूरी सेलर तेरे चिथड़े उड़ा कर ही दम लूंगा। कुछ गड़बड़ है। इसको यह तक ठीक से याद नहीं है कि यह कौन है। इसमें आश्चर्यजनक शक्तियां ही एकाएक आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसके दिमाग को ही अपने कब्जे में ले रखा है? अगर ऐसा है तो मैं इसके दिमाग को आजाद करा के, एक मिनट। मेरी इस केबिन ट्रोलर के सामने आते ही इसके मानसिक वार करने बंद हो गए हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये अपने मानसिक वारों से इस केबिन को तोड़ना नहीं चाहता है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इस केबिन के अंदर क्या है। लेकिन इससे पहले मुझे यूरी सेलर के दिमाग को आजाद कराना होगा, और उसमें मेरी मदद करेगा टिंगू मास्टर। यूरी सेलर के मानसिक वारों को छकाता हुआ ध्रुव टिंगू मास्टर के तंबू में घुसा और आश्चर्यचकित रह गया था। अरे, यह तो वही बूढ़ा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये तुम्हारे तंबू में कैसे बैठा है टिंगू? ये तो खैर, यह तो मैं बाद में पूछूंगा। अभी वक्त नहीं है। फिलहाल तो मुझको तुमको एक जरूरी चीज चाहिए तुम्हारी। और फिर कुछ पलों बाद, हाँ यूरी, मरना है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। अच्छा, तो अब तू मुझ पर हमला करेगा? आह! ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया। यूरी ने बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव का बढ़ा हुआ हाथ जकड़ लिया था। यहीं पर यूरी गलती कर गया था, जो उसकी आखिरी गलती साबित हुई। उसको एक तेज झटका लगा, झटका जिसने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था, और उसका दिमाग अब आजाद हो चुका था। ओह ध्रुव, हाँ, मैं पूछ रहा था कि तुम मेरे तंबू में क्या करने आए हो? अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? टींगू मास्टर का मिनी सोकर अपना काम बखूबी कर गया है। मैं तुमको बाद में सब समझा दूंगा यूरी, फिलहाल तुम मेरे साथ आओ। ध्रुव, टिंगू मास्टर। ओह, वही बूढ़ा। ये बूढ़ा कौन है टिंगू? ये सर्कस के मालिक है, रंगाराजन साहब। अय्यप्पा इनका पार्टनर है। उसने इनको जलाकर मारने की कोशिश की थी, और लगभग मरा ही डाला था। टिंगू ने मुझे बचाया।
पर मैं काफ़ी महीनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूँ। बल्कि लोगों ने यह समझ ही लिया था कि मैं अपने केबिन में दुर्घटनाग्रस्त आग में जल जाने के कारण मर गया। टींगों ने भी मेरे जिंदा होने की बात छिपा रखी है, क्योंकि राज खुलने पर अयप्पा मुझे दोबारा खत्म करने की कोशिश कर सकता था। मेरे ठीक होने तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लोगों ने और कानून ने भी मुझे मरा हुआ मान लिया। मेरा चेहरा भी पहचाने जाने लायक नहीं रहा। इसलिए मैंने बदले की आग में सर्कस को तबाह कर देने की ठानी। सर्कस का चप्पा-चप्पा मेरा देखा हुआ था। टींगू के तंबू में छिप कर रहना और चुपचाप अपना काम करते रहना मेरे लिए बहुत आसान था। हाँ, सर्कस के जानवर मुझे आज तक यह पहचानते हैं जैसे जंबो। और आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तुम सर्कस का फ़ायदा करवा रहे थे और यह फ़ायदा सीधे अयप्पा की जेब में जा रहा था। इसलिए मैंने तुमको भी रास्ते से हटाने की ठान ली थी। पर एक बात बताइए, अयप्पा के पास मानसिक शक्तियाँ भी हैं क्या? अयप्पा के पास अपना दिमाग तो नहीं है, उसके पास मानसिक शक्तियाँ कहाँ से आएँगी? तो फिर आपका दुश्मन अयप्पा नहीं, कोई और ही है, और वह उस ट्रोलर केबिन के अंदर है। वह वह तो अयप्पा का ही ट्रोलर केबिन है, और ट्रोलर केबिन के अंदर अब ध्रुव भी खत्म होने वाला है और लुई और एटलस मेरी चीज़ लेकर आने ही वाले होंगे। अब मेरी पूरी योजना के आखिरी चरणों में है, और वह तुम्हारी योजना सिर्फ योजना ही रहेगी। कौन ध्रुव तुम? पहले अयप्पा आश्चर्यचकित हुआ और फिर सभी की आंखें आश्चर्यचकित सी फटी रह गई थी। ओह माय गॉड! यह क्या है? ये तो स्टारफिश है। हाँ, स्टारफिश रंगाराजन, वही जिसको तुम्हारे एक दोस्त ने ग्रीनलैंड के पास एक हिमखंड के अंदर लगभग मृत रूप में पाया था और तुमको उपहार के रूप में लाकर दिया था। तब मैं छोटा से आकार में था। तुम्हारा दोस्त यह नहीं जानता था कि हम स्टारफिशों में एक अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, मानसिक तरंगों की शक्ति। तुमने मुझे बचाया, पाला-पोसा, और इसी दौरान मैं तुमसे और सर्कस में आने जाने वाले अनगिनत लोगों के दिमाग को पढ़-पढ़ कर ज्ञान बटोरता रहा। मेरी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती रही और मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहा, और उसी ज्ञान से मुझे पता चला कि तुम मानव जाति के पशु धरती को चूस-चूस कर कंगाल कर रहे हो, हवा-पानी में गंदगी घोल रहे हो। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे और मेरे जैसे अन्य समुद्री जीवों को पृथ्वी की बागडोर अब सँभाल लेनी चाहिए। लेकिन मेरा मानवों को मारने का कोई इरादा नहीं है। आखिर हम लोगों को भी तो काम कराने के लिए कर्मचारी चाहिए, और वे कर्मचारी बनेंगे मानव। मैंने अपना अभियान मानवों के मस्तिष्क पर कब्जा करके शुरू किया, और सबसे पहले मैंने जिस दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा, वह तुम्हारा दिमाग था रंगाराजन। पर तुम्हारी इच्छा शक्ति ने मुझे असफल कर दिया। तब मैंने अयप्पा के दिमाग पर कब्जा जमा लिया और तुमको रास्ते से हटा दिया, पर तुम बच गए, और अब उस गलती को मैं सुधारूंगा। बचो रंगाराजन। हमने अगर धरती को अनजाने में गंदा किया तो स्टारफिश, तो हम उसको साफ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पृथ्वी के मानवों को ही साफ करने का प्रयास मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। पानी के बगैर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते हो। पानी के एक तेज रेले ने सभी को बहाकर केबिन से बाहर फेंक दिया। गड़बड़! अब स्टारफिश के खत्म होने में कुछ ही मिनटों का समय है। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था ध्रुव। लेकिन ध्रुव और रंगाराजन की यह खुशी सिर्फ एक पल के लिए ही थी, क्योंकि अगले ही पल एक मेंटल ब्लास्ट ने पूरे ट्रोलर केबिन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। और मैं स्टारफिश मूर्ख हूँ, और मेरा ज्ञान इतना असीमित है कि मैंने हवा में सांस लेने की कला भी सीख ली है। मैं और मेरी सांसें चलने के लिए अब तुम लोगों की सांसों का बंद होना जरूरी है। अभी लुई और एटलस का वैमानिक यंत्र लेकर आते ही होंगे, जिसको पाने के बाद पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाएंगी। तब शुरू होता है स्टारफिश का विजयी अभियान। इसी वक्त सर्कस के मुख्य द्वार पर। हे, कहाँ गया? मैंने तो वह मानसिक यंत्र उसे डिग्गी में वाले बोरे में ही रखा था। वह मेरे पास है। क्या? कौन हो तुम? माफ करना भाई लोगों, दरअसल मैंने आपको बिना बताए आपकी गाड़ी की डिग्गी में लिफ्ट ले ली थी, पर रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चला। चंडिका, तुम यहाँ पर? ये तो आप मानसिक यंत्र उठा कर ले आए। इसके अंदर इसकी बुलेट भी रखी हुई है, इसमें इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी लिखा हुआ है। वही पढ़ते हुए रास्ता कट गया मेरा। जानते हो ये कैसे चलता है? देखो कैसे चलता है ये। अब जरा सर्कस के अंदर चलकर ध्रुव भैया की हाल चाल का पता लगा लेती हूँ मैं। ध्रुव स्टारफिश के वारों से बचता फिर रहा था। यूरी, तुम्हारे पास भी तो मानसिक शक्तियां हैं, तुम स्टारफिश को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? स्टारफिश के सामने मेरी शक्तियां बचकानी है ध्रुव। ओह, मुझे बचाओ, यह तो मेरी हड्डियों को तोड़ रहा है। ओह, क्या तुम रंगाराजन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो? ध्रुव क्या कर रहा है यहाँ पर? चंडिका, तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पास यह मानसिक यंत्र कमाल का सहयोग है। अभी हमको इसकी ही खास जरूरत है, लाओ इसे मुझे दो।
ध्रुव ने यूरी सैलर को संक्षेप में मानसिक यंत्र की कार्यप्रणाली समझाई। इसको पहनकर स्टार फिश पर वार करो। अब रंगाराजन और हम लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो यूरी। मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही मानसिक शक्तियां मौजूद हैं। यूरी का मानसिक वार सचमुच घातक निकला। स्टारफिश तड़प कर रंगाराजन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और उसने अपना पूरा ध्यान यूरी सैलर की तरफ लगाया। यह तो वही मानसिक यंत्र लगता है जो मुझे चाहिए था। इसे मुझे दे दो यूरी, वरना मैं तुम्हारी लाश पर से इसे उतार लूंगा। अचानक, ओह ध्रुव, इसकी मानसिक शक्तियां बहुत तेज है। मेरे मस्तिष्क के साथ साथ इस मानसिक यंत्र पर भी जोर पड़ रहा है। यह ज्यादा देर तक सही सलामत नहीं रह पाएगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वह कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर सिलेंडर रखा है। यह कुछ काम कर सकता है, क्योंकि इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के कण निकलेंगे, जिसको अत्यधिक ठंडा होने के कारण सूखी बर्फ भी कहा जा सकता है। खैर, और स्टारफिश पहले भी हिमखंड में कैद होकर अधमरी हो चुकी थी। यह बर्फ की ठंडक नहीं सह सकती है। इसका केंद्र ही इसकी सबसे कमजोर जगह लग रही है। यहीं पर वार करना ठीक रहेगा। यूरी ने मानसिक यंत्र लेने में जुटी स्टारफिश का ध्यान ध्रुव पर नहीं था, और तब तक वह ध्यान दे पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, ये ठंड मुझे सुइयां सी चुभ रही है। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। बेहोश हो रही हूं मैं। एक तेज आवाज के साथ स्टारफिश का बेहोश शरीर धम के साथ नीचे गिरा, और उसके बेहोश होते ही उसके मानसिक बंधनों में कैद सभी लोग आजाद हो चुके थे। मैं कहाँ पर हूँ? ये सब क्या हो रहा है? घबरा रही है नहीं अय्यप्पा साहब, हम आपको सब समझा देंगे। और सारी बातें समझने के बाद, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ रंगाराजन, और राजनगर के निवासियों का भी। इसलिए मैं तुम्हारे सामने यह घोषणा करता हूँ कि आज से 1 हफ्ते तक राजनगर वासियों को एकदम मुफ्त में सर्कस सिखाया जाएगा, और हर रात को 100 देगा सुपर कमांडो ध्रुव। क्यों ध्रुव, राजी हो ना तुम? किसी भी अच्छे काम के लिए मैं हमेशा राजी रहता हूँ। पर पहले स्टारफिश को कैद में रखने के लिए बर्फ की सिल्लियों से भरा ट्रक तो मंगा लो। बाद में इसको परमानेंट कैद में रखने का रास्ता ढूंढेंगे। और यह अंक यही समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।